नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सबसे पहले शुरुआत उत्तर प्रदेश से, क्योंकि बीएसपी के बागी नेता और बीएसपी से निकाले गए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म है। समाजवादी पार्टी में जाने के लगभग सभी रास्ते उनके बंद हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कह दिया था और शिवपाल यादव ने ये कह दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। विकल्प अब बचता है बीजेपी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं दिल्ली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के हाथी से उतरे स्वामी प्रसाद मौर्य अब अगली सियासी सवारी की तलाश में है। मायावती को लाखों रुपए के नोटों की माला पहना पहना कर ना अघाने वाले स्वामी को अब वही मायावती दौलत की बेटी लगने लगी। लिहाजा वो वक्त देख हाथी से उतर गए। सुश्री बहन मायावती जी बिल्कुल मनुवाद के मकड़ जाल में फंसी दिखाई पड़ती हैं। लाख टके का सवाल है कि हाथी से उतरने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य कहां जाएंगे। पहले अटकलों का बाजार गर्म था और माना जा रहा था कि स्वामी मुलायम सिंह यादव के खेमे में जाकर साइकिल की सवारी करेंगे, लेकिन शिवपाल यादव ने इन अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया। बोले कि स्वामी को औकात से ज्यादा मिल गया था। तो मौर्य जी से हमें लेना देना नहीं है कुछ भी, और अभी किसी ने बात भी नहीं की है और हम लोग बात भी नहीं करेंगे उनसे। अब उनके बारे में हम सब लोगों को पता है, उन्हें औकात से ज़्यादा मिल गया था, औकात से ज़्यादा। जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं मौर्य जी, नहीं करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बीएसपी का दामन छोड़ा तो समाजवादी पार्टी ने बाकायदा उनके लिए कालीन बिछा दी थी। यही शिवपाल यादव उनकी शान में कसीदे काट रहे थे और आजम खान तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बाकायदा पार्टी में लाने की बातें कर रहे थे। और जो मौर्य जी ने कहा है वो सही ही कहा होगा। आप लोग क्या विस्तार में क्या इनको जगह मिल सकती है? देखिए, अगर अच्छे आदमी को, तो मैंने पहले ही कहा है कि सभी अच्छे आदमियों को हम अपनी पार्टी में ले लेंगे। एज ह्यूमन बीइंग और राजनेता के तौर पर हमेशा पसंद किया, हमने हमेशा पसंद किया और सदन में भी उनका रोल जितना भी रहा है हमेशा अच्छा रहा है। समाजवादी पार्टी ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य के स्वागत की तैयारी कर ली थी, लेकिन स्वामी अपने फायदे की जांच परख कर रहे थे। साइकिल की सवारी उन्हें जची नहीं, ज्यादा फायदा उन्हें बीजेपी का कमल खिलाने में नजर आया। सुबह ही स्वामी बीजेपी नेता ओम माथुर से मिलने लखनऊ से दिल्ली रवाना हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य की स्वागत की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी की किरकिरी हो गई। जिन स्वामी प्रसाद मौर्य से गलबहियां करने के लिए शिवपाल बेकरार हो रहे थे, उन्हीं से अब मन खट्टा हो गया है। खटास ऐसी कि शिवपाल उनके इलाज की बातें कर रहे हैं। मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है तो उसका इलाज जरूरी है। जब इलाज हो जाए उनका, उसके बाद जरूर हम विचार कर सकते हैं, उससे पहले कुछ। स्वामी प्रसाद मौर्य को शिवपाल यादव की बातें मिर्ची की तरह लगी। मौर्य ने शिवपाल को जवाब तो दिया, लेकिन अपने पत्ते नहीं खोले। आपने 1 तारीख को मीटिंग बुलाई है, क्या उसके बाद आप फैसला लेंगे कि आगे की राजनीति क्या होगी? जो भी रणनीति का खुलासा होगा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद। फायदे नुकसान के गणित में उलझे स्वामी प्रसाद मौर्य किधर जाएंगे ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन समाजवादी साइकिल की सवारी नहीं करेंगे, ये करीब करीब तय हो चुका है। बीएसपी से अलग हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पिछड़ी जातियों का एक बड़ा वोट बैंक है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन मौर्य अभी ये परख रहे हैं कि किधर जाने में उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। लखनऊ में बालकृष्ण के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। मायावती का एक इतिहास रहा है। उनकी पार्टी छोड़कर जाने वाला कोई भी नेता अपनी पहचान नहीं बना पाया। बड़े बड़े सूरमा हाशिए पर चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए समाजवादी पार्टी के रास्ते बंद हो चुके हैं। साइकिल की सवारी करना मुश्किल है। ऐसे में अब उनके लिए विकल्प क्या बचता है? बीजेपी में संभावनाएं कम नजर आ रही हैं, तो क्या
स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी नई पार्टी बनाएंगे। बीएसपी से बगावत करके स्वामी प्रसाद मौर्य सड़क पर तो आ गए हैं, लेकिन आगे का रास्ता तय करना उनके लिए आसान नहीं है। ऐसी ही बगावत करने वाले आर.के. चौधरी, बरखुराम वर्मा का हश्र वो देख चुके हैं, जिन्हें दर दर भटकने के बाद मायावती की ही शरण में लौटना पड़ा था। बाबू सिंह कुशवाहा का हाल भी उनके सामने है, जो जेल से बाहर आकर राजनीतिक पहचान के लिए भटक रहे हैं। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य का सारा ध्यान 1 जुलाई को लखनऊ में होने वाले अपने समर्थकों की बैठक पर है, जिसके बाद वो आगे के कदम का ऐलान करेंगे। लखनऊ के CMS कॉलेज शहीद पथ के बगल में लोगों को बुलाया हूं। उस दिन राय मशवरा होगा, क्या बातें आती हैं, लोग क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक अगली रणनीति तय की। सवाल यह है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के पास क्या क्या विकल्प बचे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का पहला विकल्प है समाजवादी पार्टी में जाना। समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपने साथ लेने का मन भी बना लिया था, लेकिन मौर्य ने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताकर खेल खराब कर लिया। शिवपाल ने भी स्वामी को मानसिक बीमार बताकर एक तरह से उनके लिए पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का दूसरा विकल्प है बीजेपी, लेकिन मौर्य अपने बेटे, बेटी और समर्थकों के लिए ठोस इंतजाम चाहते हैं। ऐसे में स्वामी की महत्वाकांक्षाएं बीजेपी को शायद मंजूर नहीं होंगी। ये वजह है कि मौर्य को बीजेपी में लाने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य ज्यादा उत्साहित नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने तीसरा रास्ता है खुद अपनी पार्टी बनाने का, लेकिन पार्टी बनाना आसान है, उसे चलाना और पहचान देना बेहद मुश्किल। स्वामी प्रसाद मौर्य आगे क्या रणनीति बनाते हैं, इसका फैसला कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक के बाद ही होगा, क्योंकि उस बैठक में ही उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा हो पाएगा। उसी रोज ये भी साफ हो पाएगा कि कितने लोग बीएसपी से बगावत कर मौर्य के साथ आने की हिम्मत दिखा पाएंगे। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। मुख्तार अंसारी की पार्टी का अभी समाजवादी पार्टी में विलय हुआ भी नहीं कि डॉन मुख्तार अंसारी के अच्छे दिन आ गए। उन्हें आगरा से लखनऊ जेल शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन जैसे ही यह फैसला हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आग बबूला हो गए और अखिलेश ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। तुरंत फैसला लिया गया और मुख्तार अंसारी को वापस लखनऊ जेल भेजने का यह फैसला कर लिया गया। मौका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। सामने देश प्रदेश की मीडिया के तमाम कैमरे, पत्रकार थे और टेबल पर तमाम चैनल के माइक। लेकिन तभी एक सवाल क्या पूछा गया। उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया ने टेबल पर माथा टेक दिया और बड़े ही लाचार होकर कहा कि इस सवाल से उन्हें बख्श दिया जाए। सवाल सिर्फ इतना सा था कि यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को किसके आदेश पर आगरा से लखनऊ जेल भेजा गया। लेकिन इस छोटे से सवाल ने बलवंत सिंह रामूवालिया की जो हालत कर दी वो देखने लायक थी। बाद में आज तक से खास बातचीत में रामूवालिया ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि बीमारी की वजह से मुख्तार अंसारी को लखनऊ इलाज के लिए लाए जाने की जरूरत है और हो सकता है कि जल्द ही उन्हें वापस भेज दिया जाए। वो है बीमार है जी, तो 2-4 दिन ठहर के चला जाएगा। उसका क्या आप ये कह रहे हैं कि उनको वापस उनको दूसरी चला जाएगा? मैंने कहा ना, पहले मैंने अंडमान भेज दिया ना, मैं उसको डलहौजी भेजा पहाड़ों में, जेल से जेल भेज दिया, छोटी सी बात है। मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय और ठीक उसी समय मुख्तार अंसारी के जेल बदलने को लेकर अखिलेश यादव सरकार और समाजवादी पार्टी का घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल अखिलेश यादव सरकार और समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बीच में कारागार मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया महज एक प्यादे हैं। असली मतभेद खुद मुलायम सिंह के परिवार में है और सारा पेच वहीं फंसा है। इसीलिए मुख्तार अंसारी के जेल बदलने के सवाल पर रामूवालिया की बोलती बार बार बंद हो जाती है। अखिलेश यादव को ये चिंता है कि मुख्तार अंसारी पर मेहरबान सरकार का ठप्पा उनकी साफ सुथरी इमेज का सत्यानाश कर सकता है। इसीलिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है।
मुख्तार को आगरा जेल से लखनऊ लाने की खबर जैसे ही फैली, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। मुख्यमंत्री की नाराजगी को देखकर आनन फानन में सभी सरकारी वेबसाइटों से जेल शिफ्टिंग के आदेश को हटवा दिया गया। सरकारी शासनादेश 227/2016/2781 JL 22/3/16 के जरिए मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान उल्ला अंसारी निवासी गाजीपुर के जेल बदलने का आदेश जारी किया गया था। शासनादेश में मुख्तार अंसारी को आगरा से लखनऊ जेल में लाने की बात लिखी गई थी। शनिवार को समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है, जिसमें कौमी एकता दल के विलय और मुख्तार अंसारी को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के तेवर से साफ हो गया है कि मुख्तार अंसारी जैसों को लेकर वो एक सीमा से ज्यादा बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं है। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो खबर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो डरा देती है, दिल दहल जाता है। 10 साल की एक मासूम बच्ची को 6 गुंडे उसके घर से खींचकर सड़क पर ले आते हैं और दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं। 9 दिन हो गए हैं, बच्ची को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। अब दिल्ली से राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए बिहार के मोतिहारी पहुंच चुकी है। ये फटे हुए कपड़े गैंगरेप की गवाही दे रहे हैं। ये फटे हुए कपड़े सबूत हैं इस बात के कि वहशियों ने कैसे दरिंदगी की हदें लांघ दी। एक मां अपनी बेटी के साथ हुए सबसे घिनौने अपराध के चीथड़े जमाने को दिखा रही है और 10 साल की मासूम अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है। जी हां, इसके साथ हैवानों ने जो कुछ किया वो इतना दर्दनाक और खौफनाक है कि सुनकर ही कलेजा कांपने लगता है। जी हां, इस मासूम के साथ हैवानों ने न सिर्फ गैंग रेप किया बल्कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट में बंदूक की नली, पत्थर और लकड़ी भी डाल दी। राक्षसों की वो हैवानियत और उनकी वहशी हंसी इस बच्ची के कानों में अब भी गूंज रही है। गई थी लेटरिन करने घर के पीछे, वहाँ से खड़ी हुई, एक लड़का पीछे से आया, मेरा हाथ पकड़ लिया। हमने चिल्लाने की कोशिश की, मतलब वो हमारे मुंह को दाब दिया, मारा, हमको कपड़ा फाड़ दिया, रोड पे घींच करके हमको हमारे साथ में गलत संबंध किया है और हमको बहुत मारा, हमको बेहोश कर दिया। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के जमुई टोला में एक 10 साल की लड़की शौच के लिए खेतों में जा रही थी। तभी गांव के दबंग समीउल्लाह उसे पकड़ लेता है और उसकी मुंह दबाकर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। साथ ही अपने मोबाइल से लड़की का वीडियो भी बना लेता है। उस वक्त तो लड़की जैसे तैसे बच जाती है, लेकिन अब उस वीडियो को दिखाकर समीउल्लाह लड़की को ब्लैकमेल करता है और उसे अपने पास आने के लिए कहता है। लेकिन लड़की दरिंदे की पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाती है। लड़की की माँ शिकायत लेकर समीउल्लाह के घर पहुंचती है, लेकिन लड़की के दबंग घर वाले उल्टे लड़की की माँ और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देते हैं। अब बेचारी बेसहारा मायूस माँ चुपचाप अपने घर लौट आती है। और 2 दिन बाद लड़की की इज्जत पर हाथ डालने वाला समीउल्लाह अपने पूरे परिवार के साथ लड़की के घर पहुंचता है। इस बार समीउल्लाह के साथ अलीउल्लाह उर्फ छोटन, जावीउल्लाह, शमरुल्लाह, कलीमुल्लाह और नूरुल्लाह समेत कुल 6 लोग पहुंचते हैं और बाकायदा हथियार और लाठियां लेकर। अब लड़की के साथ सबसे बड़ी दरिंदगी शुरू होती है। ये सारे लोग 10 साल की मासूम को उसके घर से खींचते हुए सड़क पर लाते हैं, उसके शरीर के सभी कपड़े फाड़ डालते हैं, 20 सड़क पर लड़की के साथ गैंग रेप करते हैं और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में बंदूक की नली और लकड़ी डाल देते हैं। अब इन लोगों को लगता है कि लड़की मर चुकी है, तो ये दरिंदे वहां से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस आती है और लड़की हिम्मत जुटाकर अपना बयान तो दर्ज करा देती है, लेकिन उसके फौरन बाद बेहोश हो जाती है। लड़की की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे मोतिहारी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है।
अभी तक ले पुलिस कुछ भी नहीं इसको इंसाफ करते हैं, नहीं पकड़ते हैं, नहीं कुछ भी करते हैं। मेरे मजबूरी हाथ है, हमारे लोग के कुछ ही इंसाफ नहीं करते हैं। 15 जून को लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। 18 जून को लड़की को मोतिहारी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 जून को यानी पूरे 5 दिन बाद रामगढ़वा थाने की पुलिस लड़की के पास पहुंचती है, वो भी खाना पूर्ति के लिए। 21 जून को मेडिकल बोर्ड गठित किया जाता है। 23 जून को मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंपता है। पूरे 9 दिन तक गैंगरेप पर कोई सुनवाई नहीं होती। पूरे 9 दिन तक बिहार में सुशासन का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार के कान पर भी जूं तक नहीं रेंगती। और जब 9 दिन बाद एक सामाजिक संगठन लड़की के इंसाफ के लिए खड़ा होता है तो मेडिकल रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में कहा जाता है कि लड़की के साथ गैंगरेप नहीं हुआ बल्कि रेप का प्रयास किया गया। यह वास्तव में रेप का या मास रेप का मामला नहीं है, ये अटेम्प्ट टू रेप का मामला है। तो आप अगर बलात्कार के 10 दिन के बाद मेडिकल जांच कराएंगे और कहेंगे कि दुष्कर्म नहीं हुआ है, गैंगरेप नहीं हुआ है, तो सवाल तो ये पैदा होता है कि मेडिकल आपने 24 घंटे के भीतर क्यों नहीं कराया। देखिए, ये लड़की के साथ रेप की अटेम्प्ट टू रेप हुआ है, रेप की घटना नहीं हुई है। पीड़ित लड़की खुद अपने साथ हुई दरिंदगी की गवाही दे रही है। बिहार में जंगल राज का चेहरा दिखा रही है और मेडिकल रिपोर्ट 9 दिन बाद आ रही है। पुलिस ने इस केस में 2 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें समीउल्लाह भी शामिल है। बिहार में जंगल राज की गवाही ये आंकड़े भी देते हैं। बिहार में दिसंबर 2015 में 64 बलात्कार के मामले सामने आए, तो जनवरी 2016 से अप्रैल 2016 तक बलात्कार का आंकड़ा 300 के पार निकल चुका है। बिहार में क्या कुछ चल रहा है, भले ही सरकार छुपाती फिरे, सच यही है कि अपराध सिर चढ़कर बोल रहा है। मोतिहारी से सचिन पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के बाद अब खबर उत्तर प्रदेश से है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों का खून माफ है। खाकी वालों से गुंडों ने डरना छोड़ दिया है। हापुड़ से एक दारोगा अपने घर लौटकर जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। पिछले 24 दिनों में उत्तर प्रदेश में 7 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई है। यूपी में एक और पुलिस वाला गुंडों की गोली का निशाना बन गया। यूपी में एक और पुलिस वाले का खून हो गया। जी हां, समाजवाद के राज में गाज यूपी पुलिस पर गिर रही है। यूपी में फिर एक पुलिस वाले का परिवार रो रहा है। यूपी पुलिस अपने ही डिपार्टमेंट के एक पुलिस वाले की लाश का पंचनामा कर रही है। जी हां, राजधानी दिल्ली से महज 75 किलोमीटर दूर हापुड़ में एक दारोगा की सरेआम हत्या कर दी जाती है। रात के करीब 9:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावर आते हैं, सुखबीर सिंह नाम के दारोगा को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। गोली लगने के बाद दारोगा सुखबीर सिंह किसी तरह से एक चाय की दुकान पर पहुंचते हैं और चाय वाले को बताते हैं कि उन्हें गोली लगी। लोग सुखबीर सिंह को फौरन अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन सुखबीर सिंह की मौत हो जाती है। हापुड़ थाना अंतर्गत एक जगह एक चाय की दुकान पर आकर इन्होंने घायल अवस्था में चाय वाले को ये बताया कि मुझे गोली लग गई है। इसके बाद पब्लिक की मदद से इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बागपत जिले के सिंघावली में तैनात दारोगा सुखबीर सिंह ड्यूटी खत्म करके बाइक से लौट रहे थे। तभी मोदी नगर रोड पर अचानक कुछ बाइक सवार उन पर गोलियां बरसा देते हैं। हमलावर कौन थे, सुखबीर सिंह की हत्या क्यों की गई, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन समाजवादी सरकार में पुलिस वालों के दिन बेहद बुरे गुजर रहे हैं। पिछले 24 दिनों में 7 पुलिस वालों की हत्या। 23 जून को बदायूं में सब इंस्पेक्टर सर्वेश यादव की मौत। 2 जून को जवाहर बाग कांड में एसपी सिटी और थाना इंचार्ज की मौत। 30 मई को इलाहाबाद मंदिर विवाद में 3 पुलिस वालों की हत्या। यूपी में जिस तरह से पुलिस वालों की हत्याएं हो रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि यहाँ बदमाशों के हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद हैं। अब समाजवाद के राज में पुलिस वालों की मौत का आंकड़ा भी देख लीजिए। साल 2012 में 220 पुलिस वाले मारे गए।
साल 2013 में 170 पुलिस वाले मौत के घाट उतार दिए गए। साल 2014 में 190 पुलिस वालों का मर्डर हुआ और 2015 में 31 अगस्त तक 108 पुलिस वालों की मौत हुई। इन आंकड़ों से ये बात जाहिर हो जाती है कि यूपी में बदमाशों को ना तो कानून का डर है और ना ही खाकी वर्दी का खौफ। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर सेक्स, धोखा और मर्डर की। मेरठ में हुए ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री सुलझ चुकी है। पुलिस ने 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ है। ये लड़की सेक्स रैकेट चलाया करती थी। मेरठ में ट्रिपल मर्डर की गुत्थी पुलिस को भी उलझा कर रख देती है। एक साथ 3 कत्ल और वो भी एक ही मकान के अंदर। ड्राइंग रूम से बेडरूम तक लाशें ही लाशें बिछी होती हैं। लेकिन पुलिस का माथा 27 साल की एक लड़की की लाश को देखकर ठनक जाता है। रिया नाम की इस लड़की की लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था। 18 जून को जिस घर में ये कत्ल हुए उस घर के मुखिया यानी 50 साल के चंद्रशेखर गुप्ता और उनकी पत्नी पूनम को भी मार दिया गया। सवाल ये था कि गुप्ता परिवार और रिया का कनेक्शन क्या है और क्यों तीनों का एक साथ मर्डर किया गया। पुलिस के लिए मेरठ की ये ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री चैलेंज बन गई और सबूत बने रिया की लाश के पास से मिला ये कॉन्डोम और चाय के 3 कप। अब पुलिस की पड़ताल शुरू होती है। 5 दिन की तहकीकात के बाद सामने आती है जिस्म फरोशी और धोखे की कहानी और सामने आते हैं ट्रिपल मर्डर के 3 कातिल भी, विकास उर्फ विक्की, सचिन और उदयवीर। पुलिस ने खुलासा किया है कि रिया मेरठ की हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल थी और इसे इस धंधे में साथ देता था उसका दोस्त विक्की। लेकिन कुछ दिन पहले विक्की से रिया ने दूरी बनानी शुरू कर दी थी और रिया ने मेरठ के पॉश इलाके शास्त्री नगर में चंद्रशेखर और उसकी पत्नी पूनम के साथ मिलकर सेक्स रैकेट चलाना शुरू कर दिया था। जी हाँ, वही मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता जिनका रिया के साथ मर्डर हुआ। विक्की को ये नागवार गुजरा और उसने अपने एक साथी सचिन के साथ मिलकर इस ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया। इसने रिया पर को स्टैप किया। पहले जब रिया को स्टैप किया तो शी शाउटेड। जब जिसको सुनकर यह जो पूनम गुप्ता है यह भागी आई, वो अंदर आ गई एंड देयरफॉर दे वर बाउंड टू किल हर आल्सो। दे वेटेड इन द ड्राइंग रूम बिकॉज ये भाग नहीं सकते थे। इनकी स्कूटी अंदर, ये अंदर थे और जैसे ही चंद्रशेखर गुप्ता अंदर आए हैं इन्होंने इनको ड्राइंग रूम से अंदर आते ही मुंह दाबा एंड दे किल्ड हिम आल्सो बिकॉज इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया। सवाल ये है कि सचिन कौन है और उदयवीर कौन है। तो सुनिए, सचिन आईपीएल में 3 लाख रुपए हारा हुआ शख्स था जो किसी भी कीमत पर उनकी भरपाई करने में लगा हुआ था, जबकि उदयवीर सचिन का दोस्त था। विकी ने दोनों को लालच दिया कि रिया के पास खूब सारी दौलत है और उसे मारने पर वो उसका कुछ हिस्सा सचिन और उदयवीर को भी दे देगा। बस इसके बाद प्लान तैयार हो गया। चंद्रशेखर गुप्ता और उसकी पत्नी पूनम के घर में सेक्स का धंधा चलता था। ये दोनों कमरा किराए पर देते थे। अब सचिन और उदयवीर रिया के कस्टमर बनकर गुप्ता के घर पहुंचते हैं और ट्रिपल मर्डर को अंजाम देकर रिया की स्कूटी से फरार हो जाते हैं। मेरठ के शास्त्री नगर में चाकू से ट्रिपल मर्डर को अंजाम देते वक्त कातिलों के हाथ भी कट गए थे। आस्तीन से गिरती खून के बूंदों के जरिए पुलिस कातिलों तक न पहुंच जाए, इसके लिए कातिलों ने घर में रखे एलईडी से खुद को ढक लिया और शहर भर में घूमते रहे। लेकिन आखिरकार एक सिम के जरिए पुलिस कातिलों तक पहुंच गई। मेरठ की ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एसएसपी के नेतृत्व में 8 टीमें लगाई गई। यूपी के डीजीपी ने मेरठ पुलिस को 20,000 रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया है। पुनीत शर्मा के साथ उस्मान चौधरी, मेरठ आज तक। और आइए अब हम आपको बताते हैं किस तरह से राजस्थान के उदयपुर में 2 प्यार करने वालों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। और इतना ही नहीं, 2 घंटे तक इन्हें गांव में दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी गया। और जब मंत्री जी इस पर प्रतिक्रिया देने आए तो वो भी बेहद शर्मसार कर देने वाली। तारीख 23 जून 2016। जगह उदयपुर का कासोटिया गांव। उदयपुर के कासोटिया गांव के रहने वाले लालू राम को उसी की गांव की एक महिला से इश्क हो जाता है।
फिर मोहब्बत में कैद ये प्रेमी जोड़ा समाज की परवाह किए बगैर इश्क के समंदर में गोते लगाने लगता है। लेकिन गांव वालों को ये बात बिल्कुल रास नहीं आती। एक शादीशुदा औरत का अपने पति को धोखा देना इतना नागवार गुजरता है कि इस प्रेमी जोड़े को पहले तो बंधक बनाया जाता है, फिर 2 किलोमीटर तक भगा भगा कर पीटा जाता है। इससे भी जी नहीं भरता तो नंगा कर गांव में घुमाया जाता है और तो और रिहाई के बदले पैसे तक वसूले जाते हैं, पूरे 80,000 रुपए। मौके पर हमारी बहन को संभालने को आए थे तो उनने सब लोगों ने मिलके और हमारे ऊपर हमला लाठी सार कर दिया सर। किन्होंने किया? गांव वालों ने, सब ने मिलके फिर मार पीट करके हमको साहब एक कमरे में बंद कर दिया। वहीं इस मामले में राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का भी बयान आया, लेकिन शर्मसार करने वाला। सुनिए। सर शर्मसार करने वाली पूरी कोई शर्मसार नहीं है, सब पकड़ लिए गए हैं। आए कि शर्मसार रिपोर्ट पता नहीं लगे तो कोई हवाई जहाज में बैठ के तो आदमी नहीं पकड़ेगा। विवादों में रहने वाले प्रदेश के गृह मंत्री का यह बयान जाहिर करने के लिए काफी है कि क्यों राजस्थान में कानून का सरेआम माखौल उड़ाया जा रहा है। प्रताप सिंह राठौर, उदयपुर, आज तक।